हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड हमारे साथ बिल्कुल एक प्रॉपर क्वालिफायर है जिसको मैं एक प्रॉपर द किंग बोल दूं आज की डेट में, बिकॉज 252 स्कोर नहीं लाता यार, कौन लाता है? मतलब मैं अभी भी दिव्यांश से यही बात करी थी यार, 252 इट्स लाइक समथिंग नेक्स्ट लेवल। एंड ही इज द वन, इसने तुम्हारी कट ऑफ बढ़ाई है, सब लोग देख लो इसको ठीक है, सब लोग देख लेना दैट इसी इंसान ने आपकी कट ऑफ बढ़ाई है। सो कमिंग टू यू दिव्यांश, हाउ दिस जर्नी ऑल स्टार्टेड फॉर यू? कैसे सोचा कि यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं? पहले तो इसी पर बात करते हैं कि क्या लगा कि क्यों देना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जामिनेशन। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस। मींस अ लॉट। मैम मेरा स्टार्टिंग तो यूपीएससी का था। एक्चुअल में मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। ये 1.5 साल पहले कहानी स्टार्ट हुई थी जब मेरे को एक यूपीएससी में सेटबैक मिला और मैं उस समय काफी कुछ मानसिक तौर पर गुजर रहा था कि चीजें समझ नहीं आ रही थी, कहाँ पर जाऊं, क्या करूं, किस चीज को किस तरीके से डील करूं। तब मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि एक यूजीसी एग्जाम होता है जो कंडक्ट कराती है, जिसमें जेआरएफ के थ्रू आपको एक बैकअप मिल सकता है। तो एज अ स्टार्टिंग में तो मैं एज अ बैकअप प्लान ही इसमें आया था, बट धीरे धीरे इसमें फिर इंटरेस्ट आने लगा और मैंने एमए भी अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही की थी। तो उस वजह से फिर जैसे ही मैं इसकी प्रिपरेशन मैंने शुरू की तो मुझे फिर से एक और दोस्त के बाद थ्रू में पता चला जेआरएफ अड्डा के बारे में। तो वहां पर फिर मैं आया, फिर मैं आपके मैम फ्री सेशंस देखे थे, यूट्यूब सेशंस देखे, जिसमें मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आने लगा। आपके पढ़ाने का तरीका, आपका कंटेंट, ये सारी चीजें मेरे को काफी बेहतर अच्छी लगी। उसके थ्रू फिर मैंने आपका पेड कोर्स भी लिया था। हालांकि मैं लाइव लेक्चर्स नहीं लेता था, मैं रिकॉर्डेड ही लेता था सारे के सारे, बट उस तरीके से मैं चलता चला गया और कहानी कुछ ऐसी चली कि डाउनफॉल्स भी आए थे। थोड़ा सा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था कभी कभी बार। और मैंने दिसंबर 2024 का पहला अटेम्प्ट दिया था, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। दिसंबर 2024 का दिया था, उसमें मैं एक क्वेश्चन से रह गया था, नेट नहीं निकल पाया था उस समय मेरा। फिर जून 2025 का दिया था जिसमें मेरा नेट निकल गया था। उसके बाद मैंने अभी ये दोहरा दिया है और 252 मार्क्स कैसे आ गए तो मुझे भी नहीं पता है एक्चुअल में पर ये है कि हाँ, हार्डवर्क था पर भगवान का भी आशीर्वाद था। नहीं, ऑफ कोर्स। एक पॉइंट मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि डिस्पाइट ऑफ बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद दिव्यांश ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। ये सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत टेक्स्ट आते हैं कि मैम नहीं हो पा रहा, मैम क्या कर दे। मैम अभी भी बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो आ रहे हैं मेरे पास कि मैम अब तो हो गया, अब गिव अप कर दिया है। बट आप ये सोचो ना कि एक इंसान ने यूपीएससी से एक ब्रेक लेने के बाद अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कराया, उसमें भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सो आई एम श्योर कि वो गिव अप नहीं करना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ भाई, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के पास ऑप्शन है ये एग्जाम निकालने का, इसलिए वो निकाल रहे हैं। आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं फुल फ्लेज तरीके से, एंड थैंक्स टू दिव्यांश, क्योंकि भाई मैंने पैसे नहीं दिए इस चीज के कि हाईलाइट करे, बट थैंक्स टू हिम कि इसने हाईलाइट करा कि यार अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करते हो तो वो एक प्रॉपर इफेक्ट डालता है। तुम्हारे सामने आज रिजल्ट है। कमिंग बैक टू वन पॉइंट दिव्यांश, क्या एग्जामिनेशन करते वक्त क्या अप्रोच रही? मतलब जब पेपर लिख रहे थे, पेपर जब आप दे रहे थे, क्लिक कर रहे थे, तो उस समय क्या प्रोसेसिंग थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एग्जामिनेशन कैसे दे। अब जिस तरीके से मैंने एग्जाम दिया, भाई मेरा क्रैक हुआ, आपने एग्जाम दिया, आपका क्रैक हुआ। शायद उनको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, बट एक क्वालिफायर अगर बोलेगा तो शायद आपकी बात पे भरोसा हो जाएगा। मैं सबसे पहले एग्जाम डे पर लेकर जाना चाहूंगी, इस पे बात जरूर करना चाहूंगी कि अप्रोच क्या रही एग्जामिनेशन हॉल में, कि कैसे सवाल करने, क्या अपनी अप्रोच आपने यूटिलाइज करी? मैम पिछले 2 अटेम्प्ट में अगर देखा जाए तो मैंने काफी कुछ गलतियां की थी एग्जाम को करने के लिए ही सिर्फ। उसके बाद मैंने इस बार पूरा का पूरा अपना फ्लिप कर दिया था। एग्जाम को किस तरीके से करना है मैंने अलग से ही डिसाइड करके गया था। मैं पहले मैं क्या करता था मैम कि पेपर 1 किया, फिर उसके बाद आरसी की, दोनों पेपर की, देन उसके बाद बाकी का किया, देन लास्ट में मैं मैथ करता था, जिसकी वजह से मेरे समय का भी कमी रह जाती थी। तो उस चक्कर में अभी इस समय मैंने जो अभी एग्जाम दिया है उसमें मैं पूरा का पूरा फ्लिप किया। पहले पेपर 2 किया, पेपर 2 करते करते फिर मैंने आरसी की पेपर 2 की, देन उसके बाद पेपर 1 की आरसी की, फिर मैथ उठाया सीधा मैथ, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथ। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कई बार थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाता है, जिस वजह से इस बार भी ऐसा हुआ था कि मैंने सिर्फ डीआई ही 20 मिनट में की है।
जबकि डीआई बहुत सिंपल आई थी और मैं फंस गया था, लेकिन 20 मिनट में गई, स्टिल 15 से 20 मिनट मुझे मिल गए थे जिसमें मेरा पूरा पेपर खत्म हो गया था पहले ही। तो इस तरीके डील करने का पेपर का थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है। बाकी हर एक क्वेश्चन पे फोकस किया था मैंने, ऐसा नहीं देखा था कि सिर्फ उतने ही कट ऑफ के उस हिसाब से चलना है, 220 ही लाने हैं, 230 ही लाने हैं। हर एक क्वेश्चन में मैंने मैक्स टू मैक्स एफर्ट डालने की कोशिश की थी। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, दिमाग का ज्यादा यूज ना करना, क्योंकि क्या होता है कई बार आप कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हो कि ये है, कोई सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, तो वो आपको क्लिक करता है, वहां से ऑप्शंस दिखता है कि भाई मैं ही हूँ, मुझे ही चूज कर, तो वो वहां पर दिमाग मत लगाओ। तो ऐसी भी चीजें की जहाँ पे कई ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे मेरे को सो कॉल्ड कह दिया जाए कि तुक्का लगाना, तो वहां पे ऐसा फुल फ्लेजेड तुक्का नहीं लगाया है, पर ये है कि हाँ देख के समझ के कि हाँ कौन सा लग रहा है, आसपास कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डील करना है। बाकी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया था इस बार मैंने। थोड़ा सा डर था पेपर से पहले, बट जैसे ही वहां पे बैठा था तो सबसे पहले तो डीप ब्रीथ किया, अच्छे से पानी वानी पिया, रिलैक्स किया और फिर खुद को ये विश्वास दिलाया कि हो जाएगा। नहीं, वेरी नाइस। रिलैक्स रहना है बस। काफी लोग जो है वो पैनिक कर जाते हैं एग्जामिनेशन होने में। एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि दिव्यांश की स्ट्रैटेजी थी गोइंग फॉर द पेपर 2-1 एंड वो सक्सेसफुल हो गई है। जरूरी नहीं है कि हर किसी की स्ट्रैटेजी इसी तरीके से काम है। मुझे काफी बच्चों ने बात बोली भी थी कि मैम पेपर 2 हम पहले कर ले, तो मैंने भी मना किया था और मैंने कभी भी पहले भी नहीं किया, बट मे बी माइट बी ही हैड मोर कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो ही गो फॉर इट। और उन्होंने साफ साफ बोला कि मैम मैं कॉन्फिडेंट था एग्जाम को लेकर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी एग्जामिनेशन को लेकर, देन यू मस्ट अप्रोच इन दैट वे ओनली। वही चीज करनी है। इस इंसान ने 20 मिनट लगाए हैं डीआई करने में, लेकिन ही वाज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ही आप उस चीज को अटेम्प्ट करिए, वरना मत कीजिए। कमिंग टू द पॉइंट, हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या लगा, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी क्लासेस भी अटेंड करी है, यूट्यूब भी हो गया, क्वेश्चंस राउंड भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैराथन भी मैंने बहुत कंडक्ट करी थी। क्लासेस से क्या लगता है कि क्लासेस से फायदा हुआ? कुछ लगे कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने गए लगा कुछ कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं मिलते जुलते, लगा कुछ कि हाँ जो मैम ने लिया है वो समझ में तो आया ही था? जी मैम बिल्कुल, क्लासेस का मैम बहुत इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि क्लासेस का ना हो, क्लासेस मैम टू द पॉइंट है। आपकी जो भी क्लासेस है सारी की सारी क्लासेस टू द पॉइंट है। आपने इनफैक्ट फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे भी इतना सब कुछ दे रखा है कि अगर सिर्फ वही पढ़ के जाए, मैराथन ही दें, मैराथन ही यूज रिवाइज करें, बार बार देखें, तो उससे ही हो जाएगा। बट फिर भी मैंने पेड लिया था, रिकॉर्डेड देखता था, रिकॉर्डेड में हर एक टॉपिक वाइज आता था, उनके PYQs करना, सारी चीजों को अच्छे से डील करना और रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया था मैम। जितना भी पढ़ रहा हूँ बार बार रिवाइज। ये मान के चलिए मैम पिछले 2 महीने में मैंने एक यूनिट को कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज किया, जिस वजह से थोड़ा सा ये सिस्टम हुआ। और मैम लिखते मैं याद करता था सारी चीजें, पढ़ता था, नोट्स बनाता था, नोट्स के भी नोट्स बनाता था इनफैक्ट में, जिससे वो छप जाए मेरे दिमाग में प्रॉपर। ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ये सेम चीज मैं करती थी। मैंने बच्चों को बोला है कि आप एक राउंड बनाओ नोट्स का, और ऐसा शायद आपके साथ भी होता होगा कि आप पहले पूरा लिखते हो, फिर आप सेकंड राउंड में थोड़ा कम लिखते हो, फिर आप थर्ड राउंड में थोड़ा और कम लिखते हो। यही होता है। पहले जो फर्स्ट कॉपी ऑफ नोट्स है ना सभी के लिए, उसमें ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग पूरी की पूरी बुक लिख रहे हो एज इट इज। लेकिन सेकंड बार जब आप नोट लिखते हो तब लगता है कि हाँ थोड़ा कम लिख रहे हैं। फिर जब आप थर्ड बार नोट्स लिखते हो तब आपको लगता है कि हाँ आप थोड़ा ज्यादा लिख रहे हैं। तो इस चीज पर जरूर फोकस करेंगे, इस चीज पर जरूर हम आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। आई थिंक दिव्यांश डिस्कनेक्ट हो गया, बट वो आ जाएंगे, नेवर माइंड, है ना। थोड़ा सा रुकते हैं, वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। सो इस चीज को डेफिनेटली करते हैं। एंड कमिंग टू अगेन पॉइंट, नहीं इट्स ओके। तो पॉइंट मेरा यही है कि रिवीजन जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कि क्लास लिया हो जाएगा, जब तक आप वो सेल्फ स्टडी नहीं देंगे, जब तक आप वो टाइम नहीं देंगे, तब तक आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई ऐसी टॉपर ट्रिक जो आपने अपनाई हो और जो आप आने वाले एस्पायरेंट को बताना चाहो कि यार ये कर लेना, अगर ये नहीं कर रहे तो पछताओगे? ऐसा तो मैम ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअल में, कि चीजों को बस सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। मेरा बस यही कहना है कि जितना चीजों को सिंपल रखोगे ना, और जितना दिमाग पर लोड नहीं डालोगे, उतना बेहतर चीजें दिमाग में घुसेंगी। थोड़ा सा उस तरीके से चले। ज्यादा लोड लेना, ज्यादा कॉम्प्लीट करना और ये कर लेना कि सब कुछ करना है मुझे, सारी यूनिट अच्छे से ही कर देनी है, तो वो नहीं हो पाएगा।
पीवाईक्यू पर फोकस बहुत जरूरी है मैम। 2013 से मैंने पीवाईक्यू पूरे पढ़ लिए थे, अच्छी तरीके से पढ़े थे, 2024 दिसंबर तक के पूरे, और इनफैक्ट 2025 जून का तो मैं एक दिन पहले ही पढ़ के गया था। तो पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू को आप छोड़ ही नहीं सकते हो। बाकी इस बार काफी फैक्चुअल था पेपर, करेक्ट, बेमतलब में फैक्चुअल दे रहे हैं, अपना पैटर्न को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया उन्होंने। बट ये है कि फैक्चुअल के लिए भी मैं इस बार तैयार था, क्योंकि जैसे कि यूनिट 7 में काफी कुछ फैक्चुअल आया। यूनिट 7 की कहानी में इस प्रकार थी कि यूनिट 7 में हर दिन मैं एक स्कीम करता था, हर दिन एक स्कीम डिटेल में की। उसके बाद फिर 1 महीने पहले मैंने टेबल बनाई थी उनकी प्रॉपर, टेबल में कौन सी स्कीम कब आई, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, क्या इंपॉर्टेंस है, बस एक एक पॉइंट में। उसके बाद लास्ट दिन भी मैंने उनकी क्रोनोलॉजी बनाई, किस तरीके से वो याद हो पाए चीजें, जिससे क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी में ही वो क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर। करेक्ट, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछे। हाँ, लास्ट टाइम में इनफैक्ट पेपर था सुबह और मैं 1 बजे पढ़ ही रहा था यही रात में, यही चीजें, और वही चीजें आ गई। तो चीजों को थोड़ा सा सिंपल रखें और जितना नोट्स बनाना चाहें, मेरे लिए नोट्स बनाना बहुत इफेक्टफुल रहा, चीजें मुझे याद हुई और इसी तरीके से करता है। तो ऐसा कोई तीर नहीं मारना है, ये नहीं, अपने आप में बहुत अच्छा तीर जो आप बोल रहे हो नहीं मारना, अपने आप में ही बहुत बढ़िया तीर जो आपने बताया ना एक्चुअली में है। बिकॉज खुद एक टॉपर ये एक बात बोल रहा है जिसका 252 स्कोर आया, और ये एक बात किसी के मुंह से निकलने वाली कि भाई 100 में से 100 नहीं लाने हैं हमको, हमको सिर्फ उतना करना है जितना हमें पेपर एग्जाम क्वालिफाई करने को चाहिए। एंड ये बहुत अच्छी बात बोली कि आप 100% मत करो, आप वो करो जो आपको नंबर दिलवा देगा। एंड आप सबको पता है कि 7th यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से मानी जाती है। जितनी भी मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ली है उसमें भी मैंने आपको 40 अबव स्कीम्स करवाई हुई है, 30 अबव स्कीम्स करवाई हुई है, वो मैटर करता है। और ये बात जो इन्होंने बोली है ना, यही बात हमारे कोर्सेज में भी है कि भाई आपको स्कीम का पूरा चार्ट मैं खुद बनाने को देती हूँ कि आप बनाओ, कब आई थी वो लिखो और ऑब्जेक्टिव लिखो। ऑब्जेक्टिव ये कि पता तो होना चाहिए भाई कौन सी स्कीम किसके बारे में है, वो पता ही नहीं चलता तो फिर क्या फायदा उस चीज का। तो ये बहुत चीज मैटर करती है। एंड कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट, दिव्यांश, पेपर 1 की अप्रोच क्या रही थी, पेपर 1 को किस तरीके से मैनेज करा था, वो पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे मैनेज करा था, वो जरूर बताओ। मैम पेपर 1 में कुछ यूनिट ऐसी थी जो मेरी पिछले अटेम्प्ट में ही काफी सॉलिड हो गई थी, जैसे इंडियन लॉजिक हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया और रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता था कि जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है वो 5 नंबर नहीं है, 5 क्वेश्चन नहीं है, वो 15 क्वेश्चन है अगर कायदे से देखूं मैं, क्योंकि पेपर 2 में भी आता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने पिछली बार ही बहुत इफेक्टफुल पढ़ाई की थी, तो नोट्स मेरे पास पेपर 1 के तो थे, ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बट उनको थोड़ा सा पॉलिश अप करना था। पेपर 1 में इस बार मैंने उतना एफर्ट्स नहीं डाले हैं जितना पेपर 2 में डाले। पेपर 1 मेरा स्ट्रॉन्ग था, पढ़ रहा था मैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है और जितने नोट्स थे सिर्फ उतना ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि मुझे लगता था मैम कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना ही आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। पहले ही डिसाइड करके बैठा था इससे आगे नहीं आएगा, और आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो पेपर 1 में ज्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि मैथ को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर 40 प्लस या 40 तक इसको करना है तो मैथ को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वहां पर डीआई भी आएंगी और 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मैथ के आएंगे ही आएंगे। तो सीधे सीधे आपको 12 से 14 क्वेश्चन का लॉस हो सकता है। और डीआई में भी अगर देखा जाए तो मैम परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज इजी है डीआई। आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज इतना भी कर लोगे ना तो भी आप एक अच्छा खासा डीआई बना सकते हो। पता नहीं बच्चों को क्या डर लगता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को मैथ से एक हवा है, वो होता है, मुझे भी था। बट अगेन अगर आपको यार 6 महीने मिल रहा है, अगर आपको पर्याप्त टाइम मिल रहा है एग्जाम क्वालिफाई करने का, आपको पता है कि आपको क्वालिफाई करना है, इसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप पढ़ोगे ना मैथ्स ऑब्वियसली। तो ये चीज जरूर फोकस वाली है। जो बोला भी है इन्होंने कि भाई आप सिंपल रखो, सॉर्टेड रखो, आपको पता है ये सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ना है। लेकिन नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर जगह चीजों को करेंगे, हर एक जगह पर जाकर वो चीजें पढ़ेंगे और फिर बाद में आके बोलेंगे मैम हुआ नहीं। तो ये सॉल्यूशन मैंने भी सिर्फ आपके नोट्स पे ही फोकस था मेरा, और पेपर 1 में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनके नोट्स। बाकी पेपर 2 में मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा देखा है तो लक्ष्मीकांत देखा था बस। वो तो बाइबल है ना, पब्लिक जाता ही नहीं था। पब्लिक आर्ट की बाइबल है लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, ये सब चीजें। और अगेन मैं दोबारा ये बात बोल रही हूँ कि आप नोट्स को पढ़ रहे हो, आप एक बुक को पढ़ रहे हो, एक फर्क होता है। हर कोई अगर एनसीईआरटी खुद से पढ़ लेता तो वो स्कूल नहीं जाता, ये भी बात है। तो मैं वही बात बोल रही हूँ। और प्लस दिव्यांश का बेस था ऑलरेडी यूपीएससी का,
तो उसके पास एक आइडिया था कि भाई आउटलाइन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो खासकर न्यू कमर्स है, ये बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो देन यू आर समवन जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर चीज दी जा रही है देन व्हाई नॉट यू शुड रेफर टू दैट, उसको उसके बारे में सोचो। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, रिसर्च कैसे डील करी, मुझे ये बताओ कि रिसर्च कैसे पढ़ी, रिसर्च के लिए क्या अप्रोच यूटिलाइज करी पढ़ने के लिए? मैम रिसर्च के लिए आयति मैम के लेक्चर्स हैं ऑलरेडी, तो उनके थ्रू मतलब उन्हीं के लेक्चर सारे देखे थे और उनकी पीडीएफ्स भी उपलब्ध थी, तो पीडीएफ्स को भी देखा मैंने। और पीडीएफ्स लेक्चर देखता था, पीडीएफ पहले से ही प्रिंट आउट निकाल लेता था मैं, लेक्चर देखता था, पीडीएफ्स को पढ़ता था, हर एक पॉइंट को मैं नोट करता था। इनफैक्ट आयति मैम के आईसीटी हो और रिसर्च में, इन दोनों में जो मैडम ने कहा है वो मैं लिख लेता था। तो हर एक पॉइंट को मैंने नोटिस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आईसीटी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च एप्टीट्यूड है वो 15 नंबर है उसके, तो ये बहुत बड़ा डील करेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से इंसान रह जाता है। तो 15 क्वेश्चन से मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैंने हर एक पॉइंट उसका नोट किया था, और फिर नोट्स के नोट्स तो एज यूजुअल बनती है। राइट। नहीं, ये बहुत अच्छी अप्रोच बताइए कि आप लोग लिख कर याद करो। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं या हम लोग एक हायर एजुकेशन में आ गया, हम लिखना छोड़ दें। बचपन में मम्मी लिखवाती थी ना, याद कराती थी ना, बस वही अप्रोच अपनानी है कि आप लोग लिखकर याद करो। भाई मुझसे भी नहीं ऐसे ओरली याद होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाती थी। लिखकर जितनी बार करेंगे उतनी बार ही वो चीजें ग्रास्प होंगी माइंड के अंदर, एक फ्रेम छप जाएगा आपके दिमाग में। सो ये जरूर बहुत सही बात बोली कि आप लोग लिखकर याद करो। नोट मेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। आई होप जो अभी करंट एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको भी ये बात पता होगी कि नोट मेकिंग कितनी ज्यादा जो है जरूरी है आप लोगों के लिए। सो दिव्यांश, अब नाउ व्हाट आर द फ्यूचर प्लान? क्या सोच रहे हो? अभी पीएचडी में जाना है या क्या चीज सोच रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो? मैम पीएचडी में इनरोल करना है सबसे पहली बात तो, और उसके लिए तैयारी चल रही है। मैं नेट निकला था, उसके थ्रू ही मैं नेट के थ्रू ही एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो वहां से इंटरव्यू भी दिया था उसका, और रिसर्च प्रपोजल भी बना के उनको पेश कर दिया था, दे दिया था। बाकी बस रिजल्ट का इंतजार है वहां से, और जो हार्डली 5 से 6 दिन में आ जाएगा वहां का रिजल्ट भी। फिर पीएचडी में एडमिशन के बाद अभी एमपी से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से, तो एमपीपीएससी ऑफ कोर्स वो भी है। सो पब्लिक एड का तो बेस है, बस वहां पर पॉलिटिकल साइंस आती है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि फटाफट से एमपीपीएससी निकाल कर भी हमें एक अपना असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाए, खुशी खुशी हम लोग बिल्कुल तैयार है। उसके लिए पढ़ाई मैंने पॉलिटिकल साइंस की स्टार्ट कर दी है, क्योंकि वही अगस्त में होगा एग्जाम, और वो फैक्चुअल आएगा। क्योंकि अगर आपके कोई ऐसे एग्जाम होते हैं ना जो मल्टीपल 2 सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक एड वालों का अलग एग्जाम नहीं है, तो वहां पर आपको फैक्ट्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप एंड आई विश यू बेस्ट कि आप आने वाले एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करें एंड अपनी जर्नी को जरूर बहुत अच्छे से करें। एंड थैंक यू सो मच। आप जैसे स्टूडेंट ही हैं जो टीचर को प्राउड फील कराते हैं, अदरवाइज तो फिर अपनी तो नैया बस चलती रहती है। बस यही है कि ये दिन है। आपका बहुत सपोर्ट था, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली नहीं था, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट भी नहीं करता। मैं थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहने वाला इंसान हूँ एक्चुअल में देखा जाए तो। मैं ज्यादा भीड़ पसंद ही नहीं करता हूँ, तो आपके गाइडेंस के बिना नहीं होता। मैं एक्चुअल में ये कह रहा हूँ, मीन्स अ लॉट। आप ही हो जो हो। बस ठीक है, इतने पैसे नहीं दिए थे मैंने। चलो एनी हाउ, मैं ये बात बोलना चाहूंगी, देखो जितने भी आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, कट ऑफ बहुत हाई गई है। 242 एक बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ है। मैं परेशान इस चीज से हूं कि जितने भी एस्पायरेंट्स है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी आप कट ऑफ हाई लेके जा रहे हो। लेकिन अगेन इसका मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर सेटिंग में ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेटिंग अच्छा हो जाए ना, तो शायद कट ऑफ हाई जाना रुक जाए। एंड आई एम श्योर कि एक दिव्यांश भी आपके सामने बात बोल रहे हैं कि मैम कट ऑफ वाकई में बहुत हाई गई है, पेपर फैक्चुअल बहुत ज्यादा था। हाँ ठीक है, इसका प्लस पॉइंट था, आई एम श्योर तभी इसने अपना रिजल्ट दिखाया है, एंड विच इज समथिंग वेरी ट्रेमेंडियस एंड वेरी रिमार्केबल। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सिर्फ 5000 की ऑडियंस के लिए इतनी हाई कट ऑफ जाना वाजिब नहीं है। सो कमिंग बैक टू अगेन दिस पॉइंट कि पेपर सेटिंग पर ध्यान देना चाहिए। एंड सभी लोग जितने भी यूजीसी नेट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्पायरेंट है, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लेवल जो है ना, ये लेवल इंक्रीज ही होगा। अब आज एक दिव्यांश है, कल एक और दिव्यांश आ जाएगा यहाँ पर, तो ये लेवल इंक्रीज होगा। जो लोग सोच रहे हैं लाइटली क्या भाई एक हलवा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जामिनेशन, आई एम सो सॉरी भाई, आपके सामने 52 कट ऑफ लेकर एक इंसान बैठा है और बिल्कुल चौड़े में बैठा है कि भाई मैं तो ले आया, अब तुम अपना करके दिखाओ।
So that's what I want to say, and all the best to you Divyansh, all the best to each and every aspirant जिसका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है. मैं बहुत सारे आप लोगों के लिए जो है इंटरव्यूज जो है कंडक्ट करने वाली हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों के साथ, तो जिसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं. एंड कमिंग टू वन मोर पॉइंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस आप लोगों के लिए रेगुलरली चल रही है, जिसको आप देख सकते हैं डेफिनेटली ऑन द लूप. JRF अड्डा की क्लासेस. इसी के साथ RC15 इज अ कोड, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं. सिल्वर और गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इट मीन्स अ लॉट कि आप जैसे स्टूडेंट्स जो है मुझे ज्वाइन करते हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट कि आप लोगों के साथ मैं ये प्लेटफॉर्म होल्ड कर रही हूँ. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच दिव्यांश, एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जिन्होंने हमें ज्वाइन करा. ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड. ओके, थैंक यू.